का आरंभ करने जा रहे हैं, उसका नाम है आवाज़े इंसानियत। आवाज़े इंसानियत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न जाति व धर्मों के लोगों के साथ चर्चा होगी मानवता से जुड़ी समस्याओं पर। हमारी कोशिश रहेगी कि ये चर्चा मानवता के लिए लाभदायक हो। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है समाज में बढ़ती बेरोजगारी व गरीबी और उसमें महिलाओं की भूमिका। सबसे पहले मैं हमारी मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ी है उत्तर प्रदेश से शकुन बौद्ध जी। ये एक सोशल वर्कर है और प्रबुद्ध सेवा संस्थान यूपी की प्रेसिडेंट है। और उसके साथ हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़ी है फाकरा अतीक जी। ये डायरेक्टर है सहेलिया वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी की और मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एग्जीक्यूटिव मेंबर है रिफॉर्म काउंसिल फॉर वुमेन और स्टेट कोऑर्डिनेटर जमाते इस्लामी हिंद। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का आवाज़ इंसानियत कार्यक्रम में स्वागत है। हमारी एक और बहन है जसवीर कौर जी, अमेरिका से सिख स्कॉलर है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन सिख काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सिख काउंसिल। ये भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी जल्द ही। तो आप सभी बहनों का स्वागत है। अब आइए हम अपने विषय की तरफ आते हैं। हम जानते हैं हमारे मुल्क की आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति पहले से ही कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। 2016 में नोटबंदी के बाद से इसमें यानी इस नोटबंदी ने नहले पे दहले का काम किया और वहां से मुसलसिल मंदी का शिकार होता चला गया हमारा देश। अब गुज़िश्ता 6 से 7 महीनों से हम देखते हैं कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी यानी बची कुची जो पूंजी थी वो भी खत्म होकर रह गई है। लोग गरीबी का शिकार हो गए हैं। सैकड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। हम आज इस पर यानी इसके मुख्य जो हमारी चर्चा है उसको 3 हिस्सों में समेटेंगे। एक तो ये कि ये जो गरीबी और बेरोजगारी है तो इसकी क्या स्थिति है, इसकी सूरत हाल क्या है। फिर हम जानेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या है, क्या रीजन है इसके। इन 3 हिस्सों में हमारी चर्चा को रखेंगे कि ये जो गरीबी और बेरोजगारी है तो इसका सलूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा शकुन जी से सवाल करूंगी कि हमारे मुल्क में ये जो गरीबी और बेरोजगारी है तो इसकी सूरत हाल क्या है, इसकी स्थिति क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय। और मैं गाजीबाद से हूँ और लाइब्रेरियन भी हूँ मैं मर्चेंट नेवी में। जैसा कि आपका सवाल है उसका मैं आंसर ये करना चाहूंगी कि हमारे जो बेरोजगारी का जो स्तर है आलम में जो वो पहले वर्क जो है वो 2 हिस्सों में जैसे बटा हुआ है। वर्क ऐसे कि एक तो संगठित है, दूसरा असंगठित है। तो जो संगठित में वो आते हैं जैसे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका मतलब रूल रेगुलेशन से जो चल रहा है वो संगठित वर्क में आता है। और जो असंगठित वर्क है वो जो ठेले लगाते हैं या जिनका अपना छोटा छोटा काम है, इस तरीके से जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, जो कर रहे हैं अभी ये एक तरीके से ये काम आता है।
तो अब जो बेरोजगारी है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो मोदी सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने जितने भी सारे सिस्टमेटिक जो वर्क था, यानी कि जितने भी सिस्टमेटिक जो ऑर्गेनाइज थे, उन सब को एक तरीके से मैं कहूंगी कि तहस नहस सही वो हो चुका है। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण के चलते जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनपे वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है। मतलब जो आम जनता है या आम जो लोग हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। दूसरा कि प्राइवेट में से आप कभी भी किसी को भी निकाल सकते हो। तो बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि एक तो नोटबंदी जब हुई तो छोटे छोटे जो उद्योग थे, यानी कि जीएसटी लगा, नोटबंदी लगी, तो छोटे छोटे जो रोजगार जो धंधा कर रहे थे वो तबाह हो गए। फिर ऊपर से ये कोरोना ने कोविड-19 की वजह से जो बेचारे जो ठेला लगाते थे या इस तरह का जो छोटे छोटे बाजार लगाते थे, वो खत्म हो गए, जिससे कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि आधे लोगों ने तो मतलब उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने तो खुदकुशी तक कर ली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी ये हमारा जो तरह तरह की जो हम पे मार पड़ रही है, जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने नोटबंदी से जो तबाही इस देश में मची, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी, एक तो वो इसका एक कारण है। तो कारण हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इन तीनों की वजह से इतनी बेरोजगारी है। आज जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से सभी लोगों को आधे लोगों को उसमें से बाहर कर दिया गया, और जो 5 लोग काम कर रहे थे, उस 5 लोगों के काम को एक इंसान को थोप दिया गया। अब वो भी मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसको तो कम से कम बेरोजगारी तो नहीं रहेगी, यानी कि उसकी नौकरी तो नहीं जा रही, इसके लिए वो काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में से निकाल दिया गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसमें से निकाल नहीं सकते, इसीलिए निजीकरण, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। मतलब हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी अगर भारत में देखें तो बहुत जो उद्योगपति, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, यानी कि जो अमीर थे, वो और अमीर हो गए, उन्होंने फायदा उठा लिया इस चीज का। और जो गरीब थे, जो मीडियम क्लास के लोग थे, वो बिल्कुल दब गए, बेरोजगारी के कारण दब गए। आज उनका आलम ये है कि ना तो वो 2 वक्त की ठीक से रोटी खा पा रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने की तो बात बहुत दूर की है। तो ये सारी चीजें इसीलिए मजबूर कर दिया गया हर आम इंसान को, कि जिससे कि इनके पास पैसा ना रहे, और पैसा ना रहेगा तो ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और फिर आवाज नहीं उठाएंगे। क्योंकि जहां शिक्षा नहीं होती, वहां आवाज नहीं होती। तो शिक्षा से आवाज बुलंद होती है। और ये सारी चीजें जो है मनुवादी सरकार, मैं इसको कहूंगी, जो हजारों साल पहले जो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से दोबारा काम हो रहा है। और मनुवादी सरकार वही कर रही है कि हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट कर रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि उनका फिर अपना फंडा होता है कि वो किसी को रखे नौकरी पे, किसी को ना रखे, तो वो उनका अपना फंडा है, जिससे बंधुआ मजदूरी भी दोबारा बढ़ती जा रही है। जी धन्यवाद शकुन जी। यही हमारे साथ जसवीर जी भी जुड़ चुकी है। स्वागत है आपका जसवीर जी। हाँ जी जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी देखिए चर्चा जी। शुरू हो चुकी है। अच्छा हाँ, तो आ सबसे रही। पहले मैं आपका हाँ जी, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ आपसे सवाल जी किया था मैंने। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त रोजगार का नारा लगाया जाता है।
25 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था वो सब जो है उल्टा कई करोड़ कई लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। जब रोजगार मांगने लगेंगे तो सरकार कहती है कि रोजगार तो देना चाहिए, रोजगार मांगना नहीं चाहिए। सरकार अपना काम जो है जनता पर डाल रही है। तो रोजगार तो नहीं मिली, लेकिन बेरोजगारी तो ज्यादा मिल रही है। बहुत सारे पॉलिसीज बनाए थे सरकार ने, जैसे स्किल इंडिया, तो इसमें से हमको एस को साइलेंट कर देना चाहिए। इस हद तक जो है हमारा हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है। अब देखेंगे, मेक इन इंडिया का नारा लगाकर 12,000 करोड़ रुपए लगाकर भारतीय कंपनी को नहीं बल्कि चाइना को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। जैसे सरदार पटेल का, और फिर मेट्रो के सरदार पटेल की स्टैचू बनाने, फिर मेट्रो का प्रोजेक्ट, ये पूरा टेंडर जो है हिंदुस्तान को नहीं बल्कि जो है चाइना को ये टेंडर दे दिया गया है। तो ऐसे भारतीय सारे सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं बल्कि सिर्फ कंज्यूमर बनकर रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश का जमाना लौट रहा है कि भारत अमीर देश था लेकिन भारत की जनता गरीब थी। आज भी जो है भारत ब्रिटिश राज से कॉर्पोरेट राज की तरफ जा रहा है। सरकार कहती कि विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इस विकास में हम देखते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को शामिल नहीं किया गया है। वो है एक एग्रीकल्चर, एक कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता था। ये सब जो है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज को दिया जा रहा है। तो विकास तो हो रहा है, देश की जीडीपी में विकास हो रहा है, देश की बेरोजगारी में, गरीबी में, महंगाई में जो है विकास हो रहा है। रोजगारी एक महामारी के रूप में तब्दील हो रहा है। तो मंदिर मस्जिद की बात छोड़कर अगर हमारी सरकार रोजगार पर तवज्जो दे तो यकीनन यहाँ से बेरोजगारी दूर हो सकती है। जसवीर जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप चूंकि 17-18 सालों से अमेरिका में हैं, तो आप वहाँ के बारे में बताइए कि वहाँ क्या सूरत हाल, क्या स्थिति है गरीबी और बेरोजगारी को लेकर। हाँ जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये मौका मुझे प्रोवाइड करवाया है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, और यहाँ पे जो इस मुल्क में जो हालत है उसके साथ उसको आपके तक पहुँचा सकूं। वो ये है कि ये तो बिल्कुल एक अलग दुनिया है भारत से, क्योंकि यहाँ पर ना तो इतनी जनसंख्या है और ना ही इतनी जो कानून का जो दायरा है वो काफ़ी मजबूत है। लॉ जो यहाँ के हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल 100% तो कहीं भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक औरतों की जो क्या कहते हैं उसको सेफ्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी और जो हक होता है उनको, और जो उनकी सेफ्टी है, वो मैं कहूँगी ऑलमोस्ट 90% है। वो कहीं भी रात को काम करने जाती हैं, कहीं भी ड्राइव करके जा सकते हैं, आप कहीं पर भी काम करने जा सकते हैं। थोड़ा तो अपना ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जहाँ तक मैंने देखा है। मे बी मुझे हर चीज़ का ना पता हो, लेकिन काम के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और औरतों के लिए जो है वो उसकी आज़ादी और उसकी सेफ्टी और उसके काम करने का माहौल वो मर्दों के तरह ही उनको भी प्रोवाइड हर एक अपॉर्चुनिटी करवाई जाती है। और मेरा भी यहाँ पे जो माइग्रेट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। आप ये बताइए कि अभी जो कोविड-19 की वजह से पूरे देश में, दुनिया भर के देशों में जो लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से अब जैसे कि भारत की जो स्थिति बदली है, तो वहां पर कुछ बदलाव आप पाती है क्या, कि वहां की क्या सिचुएशन है? हाँ जी, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताइए।
जी हाँ जी, यहाँ पे भी बहुत बदलाव है, क्योंकि दुनिया तो सारी देखिए बदल गई है। जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, तो अब हम लोगों को उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे बच्चे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत काफी गरीब जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, जिसको हम इनर सिटी कहते हैं, या जहाँ पे काफी गरीब लोग रहते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन में है, तो मैं उनके सिस्टम में पढ़ाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको भी हर चीज मुहैया है, बहुत अच्छे स्कूल, उनको फ्री खाना 100% बच्चों को, और सब कुछ उनको फ्री मिलता है। यहाँ पे हर बंदे को, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन है पूरे अमेरिका में, 12वीं तक कोई पैसा नहीं लगता है, ना ना किताबों का, ना बसों का, ना उनको मतलब स्कूल जाने का। पर ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनको 100% खाना भी दिया जाता है। जैसे अब हमारा स्कूल, जैसे बच्चे हम नहीं जा रहे, घर से ही पढ़ा रहे हैं सबको, लेकिन खाना सबको प्रोवाइड हो रहा है स्कूलों से, उनके माँ बाप को पूरे हफ्ते का खाना दे दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया तो बदली है, अब रोजगार भी कम हुए हैं, प्रॉब्लम भी लोगों को है, लेकिन जैसे वहां पे हो रहा है वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस किसी को डंडे नहीं मार सकती ऐसे, और ना ही किसी को बंद कर सकती है, और ना ही किसी को जोर जबरदस्ती उठा के घर से ले जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई होते हैं मामले इक्का दुक्का, थोड़ा यहाँ पर भी चलता है, लेकिन ये जो महामारी फैली है, इससे तो दुनिया सारी बदलेगी बदलेगी। तो यहाँ पर भी बहुत बदलाव है, लेकिन उन्होंने फिर तरीके भी ऐसे ढूंढे हैं कि लोग जो हैं वो नए तरीके, हाँ, यानी लोगों का ख्याल रखा जाता है, गरीब है तो बेरोजगार है, गरीब बच्चों का ख्याल, उनके एजुकेशन का और उनके खाने पीने का ख्याल रखने का, यानी ये एक अच्छी चीज हमको जानने को मिली है कि वहां पर यानी गवर्नमेंट भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है अपनी जनता का। हाँ जी, स्टेट तो गवर्नमेंट भी होती है और फेडरल भी होती है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे भारत का सिस्टम इन्होंने बना दिया, क्योंकि वो भी ऐसे पहले फेडरल यूनियन ही था जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अप्रूव हुआ था, लेकिन इन्होंने सारी वो सेंट्रलाइज्ड पावर कर दी है कि सब कुछ अब केंद्र के अधीन। वो गलत चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब कि जो राज्य हैं उनकी अपनी ताकत है। जैसे हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी अपनी ताकत है, उसको अपना चुनने का अधिकार है कि वो अपने आप को खुद रन करें, और फिर उनको स्टेट गवर्नमेंट और काउंटी और फेडरल गवर्नमेंट अपने ऐसे हेल्प। गोया अपने स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से उसको चला सकती, उतने हाँ जी, पावर उसको दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, धन्यवाद जसवीर जी आपका। मैं आपके पास फिर आऊंगी। जी। मैं अपना सवाल जो है एक दूसरा, उसकी तरफ हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। शकुन जी, आप बताइए एक इन शॉर्ट के क्या कारण है ये जो हमारे मुल्क में खास तौर से गरीबी है और जो बेरोजगारी, जो इस कदर करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो क्या कारण है, इसके मुख्य कारण शॉर्ट में जानना चाहूंगी मैं आपसे। जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे इसका कारण जो समझ में आता है वो सबसे पहले तो यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा का रेशियो बहुत कम है, क्योंकि शिक्षा से जो है, जो थोड़े बहुत शिक्षित लोग भी हो गए हैं, जो थोड़े बहुत जॉब भी करने लगे हैं, तो बहुत सारा जो पैसा है यहाँ पर काल्पनिक जो भगवान बना रखे हैं 36 तरह के, उन पर मतलब धर्म के नाम पर जो यहाँ पर खर्चा होता है अननेसेसरी, एक बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा वही है। क्योंकि लोगों को एक ऐसा लगता है कि एक होप है, और वो जितना थोड़ा बहुत पैसा भी वो कमाते हैं, उस पैसे को भी वो अंधविश्वास में, मतलब जो फालतू की जो चीजें हैं उनमें लगा देते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण अभी जो आता है कि भाई लोग किसी भी तरीके से अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से अपने फायदे के लिए वर्क करती है। वो भारत की जनता से उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की जनता कहाँ जाए कहाँ मरे, उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस जो बनते हैं वो सडन बनते हैं, यानी कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रात में किसी भी चीज को अनाउंस कर देता है, किसी को कोई खबर नहीं होती। जिस तरीके से उसने पहले सबसे पहले नोटबंदी का
पहले बंद कर दिया, फिर उसके बाद जीएसटी लगा दिया, फिर इस तरीके का। अब अगर ये कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना में जब यहाँ पर केवल 500 लोग थे, ओनली 500, उस टाइम पे यहाँ पर सडन, मतलब एकदम से कहते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे कि जो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे जो ऐसे हैं जो बिल्कुल फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो मजदूर जो सबसे ज्यादा हैं, मजदूर जो दिन में मतलब हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनकी जैसे रीढ़ की हड्डी पर वार कर दिया, उनकी बैकबोन तोड़ दी कि एकदम से लॉकडाउन कर दिया, और उसकी वजह से सबका काम धंधा छूट गया, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से जैसे पैदल पैदल लोग चलने लगे और वो आधे ही लोग रास्ते में मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ किन्हीं कारणों से, हेल्थ क्राइसिस तो थे ही, लेकिन उससे पहले भूख से लोग मर गए। तो ये जो बहुत सारे जो कारण है उनमें सबसे पहले धर्म, मुझे लगता है कि धर्म इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बेरोजगारी में, क्योंकि वो लोगों को होप में रखते हैं, और जबकि मिलने वाला कुछ नहीं है। हर इंसान को अपनी मेहनत से मिलेगा, और जो थोड़ी बहुत जो मजदूर जो लोग होते हैं, वो जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, उनको लगता है कि वो भी अगर मंदिरों में या वो भी अगर चर्चों में या वो भी इस तरह के धर्म के नाम पर या धर्म पर खर्च करेंगे तो शायद उनकी भी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और दुनिया भर का दान मंदिरों में, इस तरह की चीजों में, त्योहारों में इस तरह के खर्च करते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं वो उनसे मोटिवेट होते हैं कि उनको लगता है कि शायद हम लोग भी अगर इस तरह के खर्च करेंगे तो हम लोगों को भी फायदा होगा, हम लोग भी तरक्की कर शकुन जी, पाएंगे। तो एक बहुत जीएसटी देख लीजिए, एक नोटबंदी देख लीजिए, जो सडन जो रूल बनते हैं वो देश की बेरोजगारी के लिए बहुत ही मैं कहती हूँ कि वही इसके उत्तरदायी हैं। दूसरा, क्या नोटबंदी से, चाहे जीएसटी लगाने से, जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। और रही जो बाकी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो कोरोना यानी कि कोविड-19 ने पूरी कर दी। जी, धन्यवाद शकुन जी। आपके पास फिर आऊंगी। फाखिरा जी से यही प्रश्न मैं करती हूँ कि क्या इसके कारण आप समझ जी, इसका तो जैसा हमारे बहन ने बताया कि एक तो एजुकेशन है, फिर देखिए ये जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन इकोनॉमी, हेलो जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी, आपकी अच्छा आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जी, सुनाई दे रहा है। ये एक तो हमारा एजुकेशन की कमी, और फिर दूसरा ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन इकोनॉमी सिस्टम हमारा जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जितने भी फाइनेंशियल हाँ, डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सब जी जो सही लोग हैं वो लोग सब जो है की पोस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से जिन लोगों को वो चाहते हैं उनको सारे फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को, फिर कॉर्पोरेट कंपनीज को, और जो बड़े बड़े लोग हों उनको सारे फैसिलिटीज देते हैं, और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उन तक कोई गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स, कोई फैसिलिटी जो है नहीं पहुंच पा रही है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है। जी और ये सारा जो है पूरा अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ा कारण है इसके लिए। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बेरोजगारी के जो कारण हमारे सामने आए हैं, स्थिति सामने आई है, इसको दूर करने के, इसको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसके जरिए से हम इसको दूर कर सके। तो मैं इसके ताल्लुक से जानना चाहूंगी हमारी जसवीर जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि औरत जो होती है वो घर का एक बहुत बड़ा धुरा होती है, एक्सेस जिसको बोलते हैं। सो इन सारी प्रॉब्लम में औरतों को सबसे पहले आगे आना चाहिए,
उनको डरना नहीं है और उनको घबराना नहीं है और अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों में जो अंदर हिम्मत और कुर्बानी का जज्बा और आगे चलना और हर चीज को बर्दाश्त करना वो मर्दों से कहीं ज्यादा होता है। मर्द जो है वो बाहर जाते हैं दुनिया में, ठीक है, कमा के लाते हैं, उनके पास शरीर की ताकत ज्यादा होती है, पर औरतों के पास मन की ताकत ज्यादा होती है। मैं सिख हूँ और हमें गुरु साहब ने ये सिखाया है पूरे गुरु ग्रंथ साहब में कि खुदा के बाद औरत का दर्जा है और फिर मर्द का, क्योंकि औरत भी खुदा की तरह बच्चे पैदा करती है, क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा संभालती है, घर को संभालती है। इसलिए हमें इस दौर के अंदर बहुत ही बहादुरी और बड़ी जांबाजी से काम करना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को डरने नहीं देना चाहिए। थोड़ा कमी भी आ जाए तो उसको सब्र शुक्र से आगे चलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बैठे बिठाए खुदा या भगवान किसी को कुछ नहीं देता। हमें उठ के हिम्मत करनी पड़ती है। एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा जो रास्ता है उसे खोलें और अपने बच्चों को भी और अपने घर को भी बड़े ही हिम्मत और दिलेरी से सॉरी चलाना चाहिए। ये जो रोजगार के धंधे हैं घरों से भी चल सकते हैं। जैसे आप कोई खाना बनाना शुरू कर दें, यहाँ जो देसी औरतें जितनी भी आती हैं भारत से या बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वो ऐसे बहुत सारे काम करती हैं, खाना बनाने के काम करती हैं, वो बच्चे संभालने के काम करती हैं, या ऐसे छोटे मोटे काम जो वो घरों से ही कर लें तो उनका बहुत अच्छा गुजारा चलता है। मेरी एक अपनी जानने वाली मेरी दूर की बहन है, उन्होंने हजारों डॉलर कमाए, उन्होंने कभी भी बाहर काम नहीं किया, घर से ही काम करती हैं हमेशा और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उनको। उसको कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता चल जाए कि हमारे हालात इतने खराब हो रहे हैं, डरने और घबराने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। पहले अपने घर में देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जैसे अभी इन्होंने बहन ने बताया कि घर की जो लेडी होती है उसी के ऊपर सारा कारभार होता है और ये हकीकत भी है, क्योंकि बच्चों के जो भविष्य की निर्माता होती है वो उसकी माँ होती है। और मुझे लगता है कि एक माँ का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, हम किसी से भी एक माँ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ईश्वर, अल्लाह, ये खुदा, ये भी माँ से कम ही है, उनको मैं पीछे मानती हूँ, माँ को सबसे पहले मानती हूँ। दूसरा, एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक हम छोटे छोटे लघु उद्योगों को या छोटे छोटे धंधों को हम शुरू नहीं करेंगे, अपने घर से शुरू नहीं करते, छोटे छोटे हम जब तक ये छोटे छोटे कारोबार घर से शुरू करें, चाहे छोटे छोटे कहीं भी हम इसको लघु उद्योगों को हम शुरू करेंगे तो इससे बेरोजगारी खत्म होगी। दूसरा ये भी है कि जो एक लेडी है उसको मैं समझती हूँ कि रिलीजन को मैं महत्व देती हूँ, इसलिए क्योंकि रिलीजन उनको पीछे रखता है। यहाँ जो भारत की जो मैं स्थिति बताऊं, वो रिलीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं को पीछे रखने के लिए। तो क्योंकि वो आगे नहीं आने देते, वो सोचते हैं कि जो मेल है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वही कर सकते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा देना चाहिए, उनको ही बढ़ावा देना चाहिए। तो घर में औरतों को रखते हैं, उनको बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर की औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, और जबकि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर काम करते हैं तो एक अपने घर को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अगर उनमें अच्छे मैनर्स होंगे, बच्चों में अच्छे मैनर्स होंगे तो वही बच्चे, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग हैं तो हमारे बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, और अगर बच्चे स्ट्रांग बनते हैं तो एक समाज स्ट्रांग बनता है और उसके बाद देश। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जैसे संस्कार बच्चों को घर से मिलते हैं, यानी कि जो महिला होती है वो दोनों मतलब परिवारों की एक तरीके से एक मायके की एक ससुराल में दो परिवारों में वो भूमिका निभाती है। और अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो आगे बढ़ती है तो एक ना केवल घर आगे बढ़ता है बल्कि घर से समाज आगे बढ़ता है और समाज से देश आगे बढ़ता है।
तो आज जो औरतों को ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी या उनको घर में रहना चाहिए या उनकी चार दीवारी घर में होनी चाहिए, तो ये गलत है। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगी कि घर की महिला भी कुछ ऐसी होती हैं कि वो भी अपने आप की अपनी अपनी दुनिया मतलब अपनी दुनिया को वो घर की चार दीवारी समझती हैं। वो समझती हैं कि मेरी यही दुनिया है। और जो पढ़ी लिखी भी है, जो पढ़ लिख कर मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं, उनको भी एक तरीके से उनकी बुद्धि को भी बाउंड किया जा रहा है। वो किसके माध्यम से? वो टीवी सीरियलों के माध्यम से कि ऐसे करने से वैसा हो जाएगा, दूसरा एक पति की चार पत्नी, इस तरीके के जो सीरियल बन रहे हैं, इस तरीके के जो चमत्कार फालतू के दिखाए जा रहे हैं, उनसे क्या है कि घर में तनाव बढ़ रहा है। क्योंकि ये टीवी सीरियल जो है घर के तनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, जिससे कि दोनों हस्बैंड वाइफ में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, जिससे कि वो अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, और जो संस्कार कैसे उनको घर से मिलते हैं। शकुन जी, कैसे प्रोग्रेस जी, करे, कैसे इसको दूर करे, इससे निकले, आप उस इससे बारे में निकले जरा बताइए। इससे निकलने का यही है कि सबसे पहले जो 50% की जो आबादी भारत में महिलाओं की है, उनको वो बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक पुरुष को मिलते हैं। बेटियों को भी उतनी ही शिक्षा पे, बेटी की शिक्षा पे बल्कि बेटों से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बेटियों की शिक्षा पर अगर ध्यान देंगे तो वो न केवल एक परिवार को, दो परिवार को संभालती है। दूसरा, हमको छोटे छोटे लघु उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अपने घर से हो, चाहे थोड़ा सा बाहर हम जाके काम करें। तो क्योंकि अभी हमारे भारत देश में आपने देखा है कि किस तरीके से निजीकरण करके लोगों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है। तो क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो मतलब असंगठित जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी मन मुताबिक मतलब काम उन पे करवा रहे हैं, और जब चाहे वो जब किसी को भी निकाल सकते हैं। ये राइट उन्होंने अपने पास रख लिए। तो आज जो निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हमको ये निजीकरण को रोकना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट हमारे पैसों से, यानी कि आम जनता का जो टैक्स का जो पैसा है, वो जो अपनी जेबों को भर रहे हैं, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको जो हजारों हजारों करोड़ों का जो लोन दिया जा रहा है और उसको लेकर वो भाग जा रहे हैं, और एक किसान को अगर 50-60 हजार रुपए का भी लोन देते हैं तो उसके घर की कुर्की की जाती है, उसका सामान उठा लिया। तो हमको एक जैसी सोच रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको समानता की सोच रखनी पड़ेगी, समता लाना पड़ेगा, क्योंकि हर मनुष्य को मतलब जितने भी यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, उसको बराबर के राइट मिलने चाहिए। और सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश की या किसी भी देश की, मुझे लगता है कि किसी भी देश का अगर एजुकेशन का रेशियो अगर अच्छा होगा तो वो देश उतना ही तरक्की करेगा, उससे उतनी ही बेरोजगारी जाएगी। लेकिन जब तक लोगों में लालच भरी रहेगी, जब तक लोगों में कुर्सी सत्ता की लालच है कि वो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से खोखला किया जा रहा है, जो समानता बंधुत्वता पर आधारित है, जो सबके लिए सामान्यता लाना चाहता है, अगर आप उसको खत्म करने पर लगे हुए हो, अगर आप मनुस्मृति को लागू करने पर लगे हुए हो, तो देश कैसे तरक्की करेगा? वो तो ऊंच नीच बना ही रहेगा, एक नीचे जाता रहेगा, एक ऊपर जाता रहेगा। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक थिंक नहीं बदलेगी, तब तक इस तरीके की सिचुएशन आती रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की सिचुएशन आज भारत में है, वो भारत और नीचे जाएगा। अभी देखिए कि इसकी जीडीपी का रेशियो आप देख लीजिए, माइनस में आज तक नहीं गया, आज माइनस में उसका जीडीपी है। वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो लोग सत्ता में है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपना पेट भरना है, उनको आम जनता का, आम नागरिक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? ये इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बेईमानी से ईवीएम को यूज कर रहे हैं, उनको जनता की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको जनता की प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो वहां पर
कॉलेजों में जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही थी, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप हटा दी गई, जिससे कि लाखों यानी कि 10 लाख बच्चे आज जो इंजीनियरिंग कर रहे थे वो घर में बैठ गए, क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी तक खाने को नहीं है। वो ऐसी लाखों रुपए एजुकेशन में कैसे देंगे? तो हमारा ही पैसा जो टैक्स का है उससे अपना पेट भर रहे हैं, उससे इंडिया का कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि हम थोड़ा उसको शॉर्ट में लेते चले। धन्यवाद शकुन जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट जो भी अपने विचार रख रहे हैं, इससे वॉइस ऑफ मानवता का या एंकर का सहमत होना जरूरी नहीं कि इनको भी उनकी बातों से इत्तेफाक हो। हर एक का अपना विचार है, वो उसको यहाँ पर वॉइस ऑफ मानवता की ओर से रख रहे हैं। तो मैं अपनी जो वॉइस ऑफ पैनलिस्ट है मानवता का बहुत फाखिरा बहुत जी धन्यवाद से करूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और अपनी सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। और आप सभी को मेरा गुड नाइट। जी शुक्रिया शकुन जी, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच। मोहतरमा जसवीर जी, आप मेरी आवाज जी सुन रही हैं? जी, आप इसमें हाँ कुछ जी ऐड करना बोलिए, चाहेंगी? और मैं सुन रहा है आपकी आवाज। आप इसमें कुछ ऐड करना हाँ जी चाहती है तो आप हाँ जी, देखिए जी। सबसे पहले तो हाँ जी, मैं तो ये ऐड करना चाहती हूँ, देखिए हम सब अपने रहबरों से, जैसे आप लोग कुरान से और हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब से सारी हिदायत लेते हैं। जी, हिदायत इसीलिए होती है कि हमारी जिंदगी जो जब मुश्किलों में पड़ जाए तो हम उसमें से बाहर निकल सकें। तो मैं तो इस चीज को बहुत बड़ा मानती हूँ कि सिख होते हुए मुझे जो जिंदगी की राह गुरु नानक ने दिखाई है, क्योंकि हम सीना बसीना मर्दों के साथ सिख औरतें जो हैं, हमें किसी भी चीज में पीछे नहीं रखा जाता, हमें ये पूरा अधिकार है। हाँ, जो समाज है वहाँ का वो बेशक जो भी कहे, लेकिन जो अंदर का जज्बा है, जो हिम्मत है, जो आपकी जो बेबाकी होती है या आपकी जो अक्ल होती है, वो रहबरों से आती है, और उन्हीं को मुझे लगता है बड़े मन और तन से फॉलो करना चाहिए, ताकि हम दुनिया के सामने हम एक लीडर की तरह काम करें। अगर हमें जो भी हिदायत मिली है उसको हम अपने कर्मों में लेकर आए। बहादुरी से मेरा मतलब है, हाँ ये बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि सरकारें वहाँ की वो एक किस्म के गुंडे और क्रिमिनल्स हैं जो कि सबके ही हकों पे डाका डाल रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई और इलाका हो, जम्मू कश्मीर हो, या वो साउथ में हो, या हमारी माइनॉरिटीज जितने भी हम कम गिनती लोग हैं वहां पर, जैसे सिख, मुसलमान, दलित जो हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत सालों से हो रही हैं, और हमारी बोलियों को खत्म किया जा रहा है। उसके लिए औरतों को आगे आना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और अपने घर में बिल्कुल अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपने घर को सुधारना है, अपने बच्चों को भी, और अपने समाज को भी, और अपनी कौम को भी, क्योंकि कौमों के बिना हम सब खत्म होंगे। हमें कौम जो है उसको बड़ी करना है, ताकि हमारी हिम्मत बंधी रहे। घर में अगर कोई भी हमारे हकों के ऊपर डाके डाल रहा है, उसको हम मजबूत होके उसका जवाब दें, ये है। जी धन्यवाद। देखिए जी यानी ये हाँ जी, चीज और कुछ जी क्योंकि यहाँ पर भी जी, ऐसे देखो, जो इनकलाब आया है वो इसीलिए आया है यहाँ पर भी ने- अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे औरतों ने फिर बहुत बड़े आंदोलन किए थे 1960 में। फिर उन्होंने पहले यहाँ पे वोट का हक नहीं था, घर से नहीं बाहर निकलने देते थे, और चर्च में भी उनको कुछ नहीं बाहर। पर यहाँ पे अब इनकलाब 1960 के बाद आया है, और धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब हर एक को बराबर का हक है, और वो किसी भी कौम धर्म का हो, कोई औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो। हाँ, इक्का दुक्का तो होती रहती है इंसिडेंट, वो तो यहाँ पे होता ही रहता है, हर जगह होता है, हर जगह कोई 100% तो नहीं होता, लेकिन वहां पर भी, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में 35 साल रहकर तब यहाँ पर आई हूँ, तो वहां पर भी हम लोग बहुत मजबूती से, हमें हमारे माँ बाप जो है वो ये सिखाते थे कि सर ऊंचा करके चलो, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। तो सबसे बड़ी बात है हिम्मत रखना और समझदार बनना, जी फिर सब ठीक हो धन्यवाद। जाता है। यानी ये बात निकल कर आती है कि
परिवर्तन की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था जो मदीने की सोसाइटी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कि उस वक्त ये मामला था कि एक ज़कात लेने वाला कोई न था, और आप सल्लम ने जो फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब एक महिला सोना उछालती हुई सना से मरुत सागर तक का सफर करेगी और उसे जंगली भेड़िए के सिवा किसी का डर न होगा। तो ये एक वेलफेयर सोसाइटी का कंसेप्ट दिया है, और यहाँ पर इन्हें इस्लाम ने पर्दे में रखते हुए महिलाओं को रोजगार की, बिजनेस की, जॉब की परमिशन दी है, आज़ादी दी है। यानी लोग जो मानते हैं कि इस्लाम औरत को दबा कर रखता है और उसको नीचा दिखाता है, उसको अंदर ही रखता है, ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लम ने बहुत पहले, यानी बहुत पहले से ही औरतों को ये हक दिया है। बहुत सी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करती हैं। हजरत खदीजा जो प्रॉफिट की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, तो वो कुछ बहुत बड़ा अरब की बहुत बड़ी बिजनेसमैन वुमेन थी वो। और उन्होंने इन्हें इसकी मोहम्मद सल्लम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है कि वो अपने रोजगार से जुड़ सकती है, कमाई कर सकती है, अपना माल रख सकती है। उसको बहुत स्ट्रांग किया है, मुआशी आर्थिक लेवल पर उसको बहुत मजबूत किया है। शायद हमारी बहन फाकिरा डिस्कनेक्ट है, वो क्योंकि ये जो गरीबी और बेरोजगारी को लेकर वुमन सहेलियां, जो वुमन एम्पावरमेंट सोसाइटी है उसको चलाती है, और वहां से बहुत से महिलाओं को रोजगार वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और घर बैठे ऐसे रोजगार फराहम किए जाते हैं जिससे वो घर बैठे रोजगार से जुड़ती है। तो यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि ये जो स्थिति है, यानी प्रॉफिट सल्लम ने जो कंसेप्ट दिया है वेलफेयर सोसाइटी का, तो उसके लाने तक हमको इन गरीबी से और बेरोजगारी से जूझना ही होगा और जूझना है। लेकिन इसमें भी हमको सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ना नहीं होगा, इसके ऊपर जमे रहना होगा, क्योंकि गरीबी जो है इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह बकरा में कि अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह शैतान तुम्हें गरीबी और नादारी से डराकर तुम्हें फहिश काम करने की तरगीब देता है, यानी अश्लील काम के लिए प्रमोट करता है, और अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल की और मगफिरत की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह ताला बड़ा फजल वाला और इल्म वाला है। तो यानी हमको ये देखना है कि महिलाएं जो है तो इस गरीबी से निकलने, बेरोजगारी से निकलने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, बहुत बड़ी भूमिका वो अदा कर सकती है। हम अगरचे के व्यवस्था को अभी बदल नहीं सकते, लेकिन एक महिला अपने घर की मुख्य होती है, अपने घर की जिम्मेदार होती है, तो वो अपने घर में कम से कम उस घर में वो परिवर्तन कर सकती है, उसकी स्थिति को संवार सकती है, वो फजूल खर्ची से बचाकर इसमें परिवर्तन ला सकती है, वो गैर जरूरी जो खर्च है उससे उसको कंट्रोल करके कर सकती है, किफायत शायरी के जरिए से कंट्रोल कर सकती है। तो हर महिला अपने घर में इस रोल को अदा कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका होगी महिलाओं की गरीबी को दूर करने में, उसको कंट्रोल करने में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना इस कार्यक्रम में भाग लिया, अपना समय दिया, अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ में सभी दर्शकों से भी इजाजत चाहूंगी, और एक नए विषय पर नए प्रोग्राम में फिर मुलाकात होंगी इंशाअल्लाह। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।